हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको जो सबसे हमारा पहला चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगी, वो भी हिंदी में। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। मतलब कि एक नेशन को बनाने में, जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसे एक नेशन बनाने में हमने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14-15 अगस्त के मिडनाइट में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था। और उसी टाइम पे जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, उन्होंने एक स्पेशल स्पीच दी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसे हम लोग ट्राइस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। काफ़ी फेमस है ये स्पीच। और ये वो मोमेंट था जिसके लिए हम लोग काफ़ी सालों से वेट कर रहे थे। और जैसा कि हमने अपनी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा है कि हम लोगों ने कितना स्ट्रगल किया था इस इंडिपेंडेंस के लिए, हमारे कंट्री के लोगों ने। हालांकि बहुत सारे ओपिनियंस थे उस टाइम पे, नेशनल मूवमेंट में लोगों की अलग अलग सोच थी, लेकिन दो ऐसी चीज़ें थी जिस पे सब अग्री करते थे। पहला ये कि जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया होगा उसे हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू रन करेंगे, और दूसरा ये कि वो गवर्नमेंट लोगों के हित के लिए काम करेगी, स्पेशली जो हमारे गरीब और सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं हमारी कंट्री के, उनके हित में काम करेगी। लेकिन ये बिल्कुल भी इजी नहीं था, क्योंकि इंडिया जो थी वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में इंडिपेंडेंट हुई थी। इतने डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में शायद उस टाइम की कोई भी कॉलोनियल कंट्री को इंडिपेंडेंस नहीं मिला हो। जो हमारा ईयर था इंडिपेंडेंस का 1947, उस टाइम हमारी कंट्री को सिर्फ इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, बल्कि उस साल हमारी कंट्री का पार्टीशन भी हुआ था। जी हाँ, हमारी कंट्री का पार्टीशन, जिसकी वजह से उस साल हमारी कंट्री में इतना वायलेंस, इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ कि जिसका ट्रॉमा आज तक भी लोगों के दिमाग से गया नहीं है। और ये सिचुएशन थी जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। हालांकि काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा और वो सब हुआ था उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद भी जो हमारा नेशन बिल्डिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे, जो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स थे, हमारे लीडर्स ने उन सबको फीका नहीं पड़ने दिया और सब चैलेंजेस को फेस करके एक नया नेशन बनाया। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि उस टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस थे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंजेस थे उन्हें हम इसमें डिस्कस करेंगे। 3 सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज थे। सबसे पहला ये था, इमीडिएट चैलेंज वाज टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। मतलब एक ऐसा नेशन बनाना जो कि यूनाइटेड हो, जुड़ा हुआ हो, लेकिन जो डाइवर्सिटी है हमारी सोसाइटी की उसे भी इम्पोर्टेंस दे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ का लैंड है। यहाँ बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है। और उस टाइम पे ये माना जाता था कि ऐसी कंट्री जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा देर तक यूनाइटेड नहीं रह सकती। और इस बात को काफ़ी हद तक सच भी कर दिया था हमारे पार्टीशन ने। जब इंडिया का पार्टीशन हो गया था तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आ गए थे। क्या इंडिया एक यूनिफाइड कंट्री में सरवाइव कर पाएगी? क्या नेशनल यूनिटी हो पाएगी? और क्या अगर नेशनल यूनिटी होगी तो रीजनल आइडेंटिटीज़ को इग्नोर कर दिया जाएगा? ये सारे क्वेश्चंस हमारे सामने उस टाइम पे खड़े हो गए थे। जो सेकंड चैलेंज हमारे सामने आया था वो ये था, एक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, मतलब लोकतंत्र को हमारी कंट्री में इस्टेब्लिश करना। हम लोग पढ़ चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स देता है, राइट टू वोट देता है। और हमने एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे बेस्ड थी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप पढ़ चुके होंगे 11th स्टैंडर्ड में। और ये सारे फीचर्स जो भी थे वो एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के थे, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे पास लिखित में थी कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको प्रैक्टिकलिटी में लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो ये हमारा दूसरा चैलेंज था, टू स्टैब्लिश अ डेमोक्रेसी। जो हमारा तीसरा चैलेंज था वो ये था कि लोगों का डेवलपमेंट खाली कुछ सेक्शंस का नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी का, और ख़ासकर उन सेक्शंस का जो बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं और सोशली डिसएडवांटेज हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके लिए भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए, जैसे जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वेलफेयर गोल्स और ये सब। बट इन सब को इम्प्लीमेंट करना रियल में ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब इंडिपेंडेंट इंडिया ने इन चैलेंजेस पे कैसे रिस्पॉन्ड किया और कितने हद तक वो सक्सेसफुल हुए, इस पूरी बुक में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। और इस फर्स्ट चैप्टर में हम जो पूरा हमारा फर्स्ट चैलेंज था, टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले
मैं तीनों चैलेंजेस को एक बार रिवाइज़ कर देती हूँ। सबसे पहला हमारा चैलेंज था एक ऐसा नेशन बनाना जो कि यूनाइटेड भी हो लेकिन सब रिलीजन्स को प्रायोरिटी भी दे। दूसरा कि लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी कि डेमोक्रेसी की स्थापना करना। और तीसरा चैलेंज ये था लोगों का डेवलपमेंट, कुछ लोगों का नहीं बल्कि पूरी कंट्री का, और स्पेशली जो पुअर और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप थे उनका। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे पार्टीशन के बारे में, जो उस साल का सबसे बड़ा ट्रॉमा था हमारी कंट्री के लिए। पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। जैसा कि अब हम जानते हैं कि 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो नेशन बने थे, इंडिया और पाकिस्तान। और ये पार्टीशन रिजल्ट था ब्रिटिश इंडिया के दो हिस्सों में बंटने का, इंडिया और पाकिस्तान में। और ये जो बंटवारा हुआ था इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी। जैसा कि हम सब ने हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में पढ़ा है कि जो मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने एक टू नेशन थ्योरी दी थी कि मतलब जो इंडिया है वो एक नहीं बल्कि दो तरह के रिलीजन के लोगों को अपने अंदर समाता है। पहला हिंदू और दूसरे मुस्लिम। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि मुस्लिम के लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए, एक अलग नेशन होना चाहिए जो उनके इंटरेस्ट को वो करे, फेवर करे, और उन्हें माइनॉरिटी समझ के इग्नोर ना किया जाए। हालांकि पहले तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो इसके अगेंस्ट थी, लेकिन कुछ ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए 1947 में, 40s में, सॉरी, नॉट इन 47, इट्स इन 1940s, कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन था मुस्लिम लीग का और कांग्रेस के बीच में, उन्होंने ये डिमांड मानने के लिए हाँ कर दी। और ब्रिटिशर्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल था इस पार्टीशन में। तो अब आए प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। तो इसने ये तो अब डिसाइड हो गया कि दो नेशन बनेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब कौन सा नेशन इंडिया कहलाएगा और कौन सा नेशन पाकिस्तान कहलाएगा। तो ये डिसाइड किया गया कि इसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज़ फॉलो करेंगे। मतलब ये कि जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरिया रहेंगे उसको हम लोग पाकिस्तान बना देंगे, और बाकी जो बचे हुए हिंदू मेजॉरिटी वाले एरियाज़ उनको हम लोग हिंदुस्तान बना देंगे, इंडिया बना देंगे। हालांकि ये आइडिया जो है वो सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई हमें इसमें। तो ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई। सबसे पहला तो ये था कि कोई भी सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम मेजॉरिटी की, मतलब कोई भी एक ऐसा सिंगल एरिया नहीं था जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में हो। दो जगह वो निकल के आई, पहला एक ईस्ट में और दूसरा एक वेस्ट में। तो इसलिए अब फाइनली डिसाइड हो गया कि ठीक है, पाकिस्तान की दो टेरिटरीज़ बनेंगी, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में। हालांकि वो लोग बहुत सेपरेटेड थे एक दूसरे से, उन्हें जोड़ने का कोई भी हमारे पास साधन नहीं था। और उसके बीच में, दोनों के बीच में इंडिया की एक बहुत बड़ी टेरिटरी थी। चलो फिर भी हमने ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना दिया। दूसरी जो डिफ़िकल्टी ये थी कि सारे जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। जैसे कि हमारे एक लीडर थे खान अब्दुल ज़फ़र खान, जिन्हें हम लोग अनडिस्प्यूटेड लीडर के नाम से भी जानते थे। वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के लीडर थे और उनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। उन्हें टू नेशन थ्योरी वाली डिमांड को एकदम अपोज़ किया था उन्होंने, उन्हें बिल्कुल भी ये थ्योरी पसंद नहीं आई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो माइनॉरिटीज़ में आ गए, उनकी वॉइस को दबा दिया गया, और उनके जो उनका हिस्सा था NFWP, उनको भी पाकिस्तान में मर्ज कर दिया गया। जो तीसरी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के, जो दो थे पंजाब और बंगाल, उनमें बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे। तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि इन दो प्रोविंसेस को बाइफरकेट कर दिया जाएगा रिलीजियस मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग। छोटी से छोटी डिस्ट्रिक्ट भी इनकी बाइफरकेट कर दी जाएगी रिलीजियस मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो डिसीजन था ये 14-15 अगस्त में नहीं लिया गया था, बाद में लिया गया था। इसका मतलब ये था कि बहुत सारे लोग इस माइनॉरिटीज़ के जानते ही नहीं थे इंडिपेंडेंस इंडिया में कि वो इंडिया का हिस्सा है या पाकिस्तान का हिस्सा है। और इसी सिचुएशन ने जन्म दिया एक वायलेंस को और ट्रॉमा को। और यही है हमारी फोर्थ डिफ़िकल्टी, वो ये कि दोनों साइड में जो माइनॉरिटीज़ थी पंजाब और बंगाल में, दोनों साइड की माइनॉरिटीज़, यानी कि ये पाकिस्तान वाले प्रोविंसेस में इंडिया की माइनॉरिटी और इंडियन प्रोविंसेस में मुस्लिम्स की माइनॉरिटीज़, इनको टारगेट किया गया बहुत बुरी तरह से। और ये कुछ हद तक दिल्ली में भी फैली हुई थी। वो लोग फंस गए थे, उन्होंने मतलब उनके सामने ये सिचुएशन आ गई थी कि जिस लैंड पे वो इतने सालों से रह रहे थे,
जो मतलब कभी उनके अपने हुआ करते थे, अपने पड़ोसी हुआ करते थे, अपना देश हुआ करता था, अपनी ज़मीन हुई करती थी, वो अब उनकी नहीं रही। अब उन्हें उसे छोड़ के जाना पड़ेगा। और ये जो मोमेंट था, ये जो मूवमेंट था इनका इंडिया से पाकिस्तान तक और पाकिस्तान से इंडिया तक, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। इतना वायलेंस हुआ, इतने लोगों को मार दिया गया, उठा लिया गया, न जाने क्या-क्या कर दिया गया। और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई इस चीज़ में, क्योंकि उन्हें लगा कि हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत वायलेंस है, ये ख़त्म हो जाए, ये कम हो जाए। लेकिन ये कम नहीं हुआ, बल्कि ये बढ़ता चला गया। और इसी वजह से हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, कि मतलब इस पार्टीशन के क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, क्या-क्या वो इफ़ेक्ट्स हुए थे लोगों की ज़िंदगी में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो 1947 का ईयर है, उसे हम लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा अनप्लैन्ड और ट्रैजिक ट्रांसफ़र जो है लोगों का, वो एक जगह से दूसरी जगह तक हुआ था। इतनी ज़्यादा वहाँ पे मौत हुई थी, इतने ज़्यादा लोगों को मार दिया गया था। और जो सिटीज़ थे जैसे कि लाहौर, अमृतसर और कोलकाता, इन्हें कम्युनल ज़ोन्स बना दिया गया था। जो बहुत सारे हिंदूज़ थे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में, उन्हें मार दिया गया था। और बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ में, उन्हें मार दिया गया था। लोगों को अपने घरों से निकलने पे मजबूर कर दिया गया। बॉर्डर्स पे उन्हें इतना ज़्यादा परेशान कर दिया गया कि कुछ लोग तो ट्रेन की छत पे चढ़ के जाने लगे, और जिन्हें ट्रेन में जगह नहीं मिली वो तो पैदल पैदल ही बॉर्डर क्रॉस करने लगे थे। इतना ज़्यादा उस टाइम पे किलिंग्स हुई थी। और सबसे ख़राब जो सिचुएशन थी वो विमेन की थी। मतलब इतना ज़्यादा उन्हें सफ़र करना पड़ा था, उन्हें ज़बरदस्ती उठा लिया गया था, रेप कर देते थे उनका। और कुछ लोग उनका रिलीजन बदलवा के उनसे शादी कर लेते थे ज़बरदस्ती, जितने भी ये लोग थे, जो ये सब लोग वायलेंस क्रिएट कर रहे थे। और कुछ फैमिलीज़ ने तो अपनी बेटियों को खुद ही मार दिया था, अपनी फैमिली के ऑनर को बचाने के लिए, अपनी फैमिली की इज़्ज़त को बचाने के लिए। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि रेफ्यूजी कैंप्स में आ गए थे, जो फाइनली बच तो गए थे लेकिन अब भी रेफ्यूजी कैंप्स में थे। उनके लिए इंडिपेंडेंस का मतलब मानो ये हो गया था कि रेफ्यूजी कैंप्स में रहना। इतनी ज़्यादा बुरी सिचुएशन वहाँ पे लोगों की हो गई थी। और जितने भी राइटर्स थे, पोएट्स थे और फ़िल्म मेकर्स थे इंडिया में और पाकिस्तान में, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को और वो जो सिचुएशन उस टाइम पे उन्होंने देखी थी, उन्हें अपनी लिखावट में उन्होंने दर्शाया। उनके नॉवेल्स में, शॉर्ट स्टोरीज़ में, पोएम्स में, फ़िल्म्स में, सब चीज़ में उन्होंने उस चीज़ को दर्शाया। और उस टाइम पे पार्टीशन को उन्होंने डिस्क्राइब किया एज अ डिवीज़न ऑफ हार्ट्स, मतलब खाली बाउंड्रीज़ का डिवीज़न नहीं, बल्कि दिलों का जो डिवीज़न था वो था हमारा पार्टीशन। और जो पार्टीशन था वो खाली प्रॉपर्टीज़, लाइबिलिटीज़ या पॉलिटिकल डिवीज़न नहीं था। आप ये मानिए कि एक फाइनल एसेट से लेके टेबल, चेयर, टाइपराइटर, पेपर क्लिप्स, बुक्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ तक कि पुलिस और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये सब डिवाइड हो चुके थे। और ये इतना ज़्यादा वायलेंट था सेपरेशन ऑफ कम्युनिटीज़ का। मतलब वो कम्युनिटीज़ जो इतने सालों से साथ रहती आई थी, एक दूसरे को अपना मानती थी, एक दूसरे के पड़ोसी थे, वो लोग ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। और मतलब एक दूसरे को मारने पे तुले हुए थे। इतनी बुरी सिचुएशन जो हमारे पार्टीशन पे आई थी। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा मार्क्स का आता है। तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स बन गए हैं कॉन्सिक्वेंसेस के। सबसे पहला ये कि जो सिटीज़ थी अमृतसर, लाहौर और कोलकाता, वो कम्युनल ज़ोन्स बन गई थी। वहाँ जो माइनॉरिटीज़ थे उन्हें डायरेक्टली अटैक किया गया था, बहुत बुरा सलूक किया गया था उनके साथ। सेकंड पॉइंट हमारा ये आता है कि लोगों को ज़बरदस्ती उनके घरों में से छोड़ के जाना पड़ा था। रेफ्यूजी कैंप्स में उन्होंने आसरा लिया था। और वो लोग जिन्हें कि मतलब ट्रेन में भी जगह नहीं मिली, वो लोग पैदल पैदल ही निकल पड़े थे और रेफ्यूजी कैंप्स में उन्होंने सहारा लिया था। तीसरा पॉइंट हमारा ये आ जाएगा सफ़रिंग्स ऑफ वुमेन, कि मतलब उस टाइम की औरतों ने कितना सफ़र किया था। उन्हें ज़बरदस्ती उठा लिया जाता था, रेप कर दिया जाता था, उनसे ज़बरदस्ती शादी कर ली जाती थी, उनका रिलीजन बदलवा दिया जाता था। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये फोर्थ पॉइंट हमारा ये था कि पार्टीशन हमारा डिवीज़न ऑफ हार्ट्स था, कि मतलब लोगों के दिल तक बट गए थे। फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि जो पॉलिटिकल डिवीज़न था वो खाली, जो पार्टीशन था वो खाली पॉलिटिकल डिवीज़न नहीं था, बल्कि डिवीज़न ऑफ ऑल द थिंग्स था। लोग भी डिवाइड हो गए थे। इतना ज़्यादा मतलब पार्टीशन ने हमारे लोगों पे इम्पैक्ट पहुँचाया था अपना।
और इन सब से हटकर भी एक और जो कॉन्सिक्वेंस था इसका वो ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव के सामने हमारा एक कंसर्न था, हमारे लीडर्स के सामने ये कंसर्न था कि हालांकि हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो पार्टीशन को अपोज़ करता था, बट स्टिल पार्टीशन हुआ। मतलब उन्होंने टू नेशन थियरी को अपोज़ किया था, बट स्टिल हमारा पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना। तो अब क्या हम लोग मतलब इंडिया को हिंदू कंट्री घोषित कर दें? हालांकि बहुत सारे मुस्लिम्स चले गए थे, लेकिन अब भी इंडिया में 12% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम बची थी, जो पार्टीशन के बाद भी इंडिया में थी। और उनका क्या? क्रिश्चियन, सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसीज, ज्यूइस, इन सब का क्या? इन सब रिलीजन का क्या? अब हम क्या करें? इंडिया को इंडियन नेशन बना दें? खाली इंडिया के लोग जो यहाँ पे रहते हैं वो नेशन बना दें हम उसको? और इन्हीं सब बातों को लेके बहुत सारी डिबेट्स हुई थी हमारे इसमें पॉलिटिकल सेंस में बहुत सारी डिबेट्स हुई थी, बहुत सारे ओपिनियंस थे। तो फाइनली हमारे लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया है वो एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, और इसलिए उस डाइवर्सिटी को हमेशा इम्पोर्टेंस दी जाएगी। और इंडिया एक सेक्युलर कंट्री बना। सेक्युलर कंट्री मतलब एक ऐसा कंट्री जहाँ पे किसी एक धर्म को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, बल्कि सब धर्मों को प्रायोरिटीज़ इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और हर किसी को हक है कि वो अपने अपने धर्म को फॉलो कर सकता है। किसी के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है कि अगर वो इंडिया में रह रहा है तो वो खाली हिंदू धर्म को ही फॉलो करेगा। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं, पारसी, ज्यूज़, सब लोग अपना अपना धर्म फॉलो करते हैं, हर किसी को ये इंडिपेंडेंस है। तो फाइनली हमारा जो इंडिया है वो एक सेक्युलर कंट्री बना। अब ये तो था पार्टीशन। अब आता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स क्या होता है? ब्रिटिश इंडिया में दो इंडिया के हिस्से थे। पहला तो वो जो ब्रिटिश इंडिया के डायरेक्ट मतलब जो ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में था। हाँ, मतलब वो टेरिटरी जो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंडर में थी उसे ब्रिटिश इंडिया कहते थे। और दूसरा आता था हमारा प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्हें प्रिंस के थ्रू रूल किया जाता था उन स्टेट्स को। और मतलब ये कि वहाँ के जो प्रिंस थे उन्हें थोड़ी बहुत मतलब लिबर्टी थी, थोड़े बहुत उनको हक मिले हुए थे। जब तक वो ब्रिटिश का कंट्रोल अपने ऊपर एक्सेप्ट करते थे तो उनको थोड़े बहुत हक मिले हुए थे अपने स्टेट्स पे। और इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं पैरामाउंटेसी। मतलब ये कि वहाँ पे ब्रिटिश रूल भी रहेगा, अगर वो लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ के राजा वहाँ के ब्रिटिश रूल को एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हें भी थोड़े बहुत रूल करने के अधिकार वहाँ पे दिए जाएंगे उन राजाओं को। लेकिन अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते तो फिर डायरेक्टली वहाँ पे ब्रिटिश रूल लग जाएगा और उनको कोई हक वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा प्रिंसली स्टेट। अब आपको शायद क्लियर हो गया हो कि प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं। और ये जो प्रिंसली स्टेट थे ये कम से कम भी 1/3 हिस्सा हमारे ब्रिटिश इंडिया का ये लोग कवर करते थे। तो अब प्रॉब्लम क्या आई कि इंडिपेंडेंस होने से पहले ब्रिटिश ने अनाउंस कर दिया कि उनका जो भी रूल था प्रिंसली स्टेट्स पे, ब्रिटिश क्राउन था जो भी प्रिंसली स्टेट्स पे, वो हटा दिया गया है। और ना वो लोग इंडिपेंडेंट है, प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट है कि वो ये मतलब इंडिया को भी ज्वाइन कर सकते हैं और पाकिस्तान को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। और कम से कम भी 565 वहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स उस टाइम पे हमारे इंडिया में थे। तो ये देखो, इस मैप में आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ये प्रिंसली स्टेट्स का है और ये जो येलो वाला है वो ब्रिटिश इंडिया का है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हिस्सा जो था हमारी कंट्री का वो प्रिंसली स्टेट्स में था। तो अब ये प्रॉब्लम क्या थी? जैसे ही पार्टीशन स्टार्ट हुआ इनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। पार्टीशन के अगले दिन ही जो रूलर ऑफ ट्रावंसूर थे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो स्टेट है वो इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब अपने आप में एक कंट्री रहेगा, और वो ना तो इंडिया को ज्वाइन करेगा ना पाकिस्तान को। और जो निज़ाम थे हैदराबाद के उन्होंने भी अगले दिन सेम अनाउंसमेंट कर दी कि हम भी इंडिपेंडेंट रहेंगे, ना तो हम इंडिया को ज्वाइन करेंगे ना हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। और जो रूलर्स थे जैसे कि भोपाल के जो नवाब थे उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। तो ये जो रिस्पॉन्स था प्रिंसली स्टेट्स का, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक था, बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा था इस चीज़ को लेके कि अगर ये सब लोग ही ऐसे मना कर देंगे तो फिर उसके बाद तो इंडिया इंडिया रहेगा ही नहीं, वो तो छोटी छोटी कंट्रीज़ में डिवाइड हो जाएगा अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो। और जो भी उन्होंने विज़न थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के, उसे आगे ले जाने के, उसकी यूनिटी के,
वो सब बहुत फीके पड़ते दिखाई देने लगे थे इस सिचुएशन के सामने। और जो हमारा एम था, मेन एम था डेमोक्रेसी, वो भी इस सिचुएशन के सामने फीका पड़ता दिखाई देने लगा था, क्योंकि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में जो गवर्नमेंट थे वो नॉन डेमोक्रेटिक मैनर में रन कर रहे थे। यानी कि जो इनके लीडर्स थे प्रिंसली स्टेट के, जो इनके प्रिंस थे, राजा थे, वो लोग अपने रूल में डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे, ना वो लोगों के इंटरेस्ट का ध्यान रखते थे, उन्हें बस रूल करने से मतलब था। तो ये प्रॉब्लम थी हमारी प्रिंसली स्टेट की। तो अब गवर्नमेंट ने कैसे उस चीज़ को सॉल्व किया, क्या गवर्नमेंट की अप्रोच थी और कैसे फिर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज़ किया, ये सब मैं बाकी का जो चैप्टर है ये सब मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं उसे भी इसमें डिस्कस करने लगी तो। मैं ये होप करती हूँ कि इतना जितना भी मैंने आपको समझाया है वो आपको क्लियर हुआ हो, और बाकी का पार्ट मैं दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। पूरा चैप्टर मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी आपका बचा हुआ, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। इस चैप्टर को देखने के बाद आप उस चैप्टर को भी देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन को ऐसे ही लेकर आ सकूँ। तो बाकी का चैप्टर लेकर मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।